हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 25 फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं और आपको ही पता है जो वर्ल्ड ओवर में रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो वॉर है वो बढ़ती जा रही है। तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आखिरकार रशिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन पर, साथ ही साथ यूक्रेन का जो मैप है प्रीलिम्स पर्पस से वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ कुछ वाटर बॉडी जो यूक्रेन के साथ अटैच्ड हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन इट एंड लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दे फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल विल डील विथ रशियन ट्रूप्स लॉन्च देयर एंटिसिपेटेड अटैक ऑन यूक्रेन। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और जाहिर सी बात है जब ऐसी कोई घटना होगी तो इंडियन डायस्पोरा जो यूक्रेन में रह रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा को वहां से भारत लाया गया है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। दैट्स वाई ये इनिशिएटिव ली भी गई है। तो चर्चा करेंगे डिटेल से। सबसे पहली बात, आप यूक्रेन के मैप को जान लो। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैप ऑफ यूक्रेन, तो आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर फिगर दिया है और एक एक जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूक्रेन की आपको याद रखनी है। इट इज ऑल बिकॉज इट इज इन वेरी न्यूज। तो बेलारस, और बेलारस की राजधानी मिन्स्क है। आपने मिन्स्क अकॉर्ड भी सुना होगा। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ व्हाट, सॉल्विंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कुछ एग्रीमेंट की गई थी। तो एक तो बेलारूस हो गई, दूसरी तरफ आप देख सकते हो पोलैंड, तीसरी तरफ स्लोवेकिया है, स्लोवेनिया नहीं है, स्लोवेकिया है, ठीक है। चौथी तरफ आप देख सकते हो हंगरी है, पांचवी तरफ मोल्दोवा है और छठी तरफ आप देख सकते हो रोमानिया भी है। एंड वी हैव द क्रीमिया, ये है आपका क्रीमिया जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। ये जो है आपका सी ऑफ अजोव है, ठीक है। और ये आपका रशिया तो है ही है। तो ये एक एक कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है, कीव। और अभी रशिया कीव पर ही कंट्रोल करने के लिए अपने सेना को आगे भेज रहा है। चारों तरफ से रशिया ने बेसिकली अटैक किया था, इधर से भी बेलारूस से भी, बिकॉज बेलारूस में भी रशिया के जो सैनिक है वो खड़े किए गए थे। मोल्दोवा से भी, क्रीमिया तो खैर रशिया ने ही कब्जा कर लिया था, तो इधर से भी और रशिया अपने तरफ से भी। तो आप समझ सकते हो यूक्रेन चारों तरफ से घिर चुका है। तो मैप आपने देख लिया और साथ ही साथ देख सकते हो ब्लैक सी अटैच्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर सी ऑफ अजोव मैंने आपको बताया। तो आपको ये थोड़ा सा मैप ध्यान में रखनी है और डिटेल से मैप आप देख सकते हो। ये कीव हो गई आपकी, और ये सब जो मैप मैंने आपको बताया, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा एंड ये आपका क्रीमिया, ठीक है। और ये दो जो शेड में दिख रहे हैं आपको, लुगान्स्क एंड डोनेस्क, ठीक है। तो यहाँ आपके प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, कहने का मतलब ये रशिया के समर्थक में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और अगर पूछा जाए लुगान्स्क एंड डोनेस्क समटाइम्स सीन इन न्यूज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका रशिया यूक्रेन बॉर्डर के अलोंग है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में रशिया ने इसे इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस भी दिया है, आपने सुना भी होगा। सो ये मैप के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ले ली फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि आखिरकार अटैक क्यों की गई। तो रशियन प्रेसिडेंट ने यूएस एंड जो नाटो अलायंस हैं उस पर आरोप लगाया है कि जो रशिया ने लंबे समय से डिमांड रखी थी कि यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन न होने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद
यूक्रेन को लगातार नाटो में ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया ने अटैक किया। बिकॉज एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि जो यूक्रेन है ना, इसको आप एक बफर नेशन के रूप में देख सकते हो, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एनोमली ही है यूक्रेन के लोकेशन का कि वो दोनों देशों के बीच में आपका मौजूद है। तो एक तरफ आपको पता है यूएस एंड यूएसए के जो नाटो एलाइज हैं वो इधर है यूरोप में, और दूसरी तरफ आपका रशिया है। तो रशिया नहीं चाहेगा कि नाटो का या यूएस का प्रभाव यूक्रेन में पड़े, बिकॉज स्ट्रेटेजिक ये थ्रेट होगा रशिया के लिए। उसी प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर नाटो अलाइज है वो नहीं चाहेगा कि रशिया का प्रभाव पड़े यूक्रेन पर, नहीं तो फिर ये वेस्ट के लिए थ्रेट होगा। दैट्स वाई समस्या किसके पास आ रही है, बेचारे यूक्रेन के पास। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट है। और हालांकि आपको पता होना चाहिए यूक्रेन जो है ये वंस फॉर्मर यूएसएसआर में होता था, इंक्लूड था। तो ये बातें भी हैं। तो आखिरकार रीजन क्या है अटैक का? तो पहली बात तो ये कि रशिया चाहता है कि लीगली बाइंडिंग प्लेज हो फ्रॉम द वेस्ट एंड द नाटो अलाइज, कि वो जो अपना प्रभाव है, नाटो जो अपना प्रभाव हो, चाहे वो यूक्रेन को ज्वाइन करवाने की प्रयास कर रहा हो, वो सब अपने प्रयास को एक्सपेंड न करे इन दैट रीजन। पहला डिमांड तो यही था। दूसरा है एथनिक डिवीजन भी वहां देखने को मिलती है। कैसे? ये जो मैंने आपको बताया लुगैंस्क एंड डोनेस्क, यहाँ आपके प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं जो रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन द ईस्टर्न यूक्रेन, जबकि जो वेस्टर्न पोर्शन में आपको जो सर्टेन ग्रुप्स मिलेंगे वो वेस्ट के समर्थन में जाते हैं। तो यहाँ पर एथनिक डिवीजन भी है। तीसरा कि अगर यूक्रेन को वेस्टर्न ऑर्बिट में, वेस्टर्न ऑर्बिट कहने का मतलब वेस्टर्न के प्रभाव में अगर डालने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो फिर एक प्रकार से रशिया की जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है उस पर भी आंच आएंगी, क्योंकि यूक्रेन वाज वंस पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो रशिया कहता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं हमारे पक्षधर होने चाहिए। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि लेट्स से कि यूक्रेन में अगर वेस्ट का प्रभाव हो जाता है तो इसका मतलब यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो वेस्ट कर सकते थे फॉर कंट्रोलिंग द ट्रेड कॉमर्स ऑफ रशिया। कैसे? बिकॉज रशिया को अभी फिलहाल एसेसिबिलिटी मिलती है, जो भी वो क्रूड ऑयल या फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है वो इन रीजन से मिलती है। ठीक है, तो अगर यूक्रेन पर वेस्ट का प्रभाव होगा तो समझ सकते हो कि रशिया को हो सकता है भविष्य में रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़े। तो इसीलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए रशिया ने अटैक किया था। और आप देख सकते हो 1/3 ऑफ रशियन गैस टू द यूरोपियन यूनियन ट्रेवल्स थ्रू यूक्रेन। और हालांकि रशिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर बोले पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी रशिया के पास कमी है ना, तो वो जो है इस रीजन का सहारे का इस्तेमाल करता है, या फिर जो भी वो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यूक्रेन के माध्यम से भी वो करता था, और यूरोप में जो भी प्रोडक्ट भेजने होते थे वो भेजते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा कि जो रशिया है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या है। तो इन जनरल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो सिक्योरिटी क्राइसिस यूरोप में आ सकती है, ह्यूमैनिटेरियन कंसिक्वेंसेस झेलने तो पड़ ही रहे हैं। आपको पता है कल की ही न्यूज है, मोर देन 1000 सैनिक जो है यूक्रेन के मारे गए हैं। साथ ही साथ अगर ये वॉर लंबे समय तक चलती है तो हो सकता है दूसरे यूरोपियन देशों पर भी खतरा आ जाए। साथ ही साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट जो हो रहा है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस
में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ये बार बार आप सुनते होंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हो कैसे रही है? हो इसलिए रही है बिकॉज रशिया, मैंने आपको बताया, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं तो इसका मतलब रशिया जो भी एक्सपोर्ट कर रहा होगा क्रूड ऑयल को वो नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई में कमी आ गई, लेकिन डिमांड तो उतनी ही है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और वही हुआ। $100 पर बैरल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आने वाले समय में हो सकता है और बढ़े। एंड तीसरा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो जो फूड प्राइसेस है उसमें भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बिकॉज रशिया वर्ल्ड्स टॉप व्हीट एक्सपोर्टर है, जबकि यूक्रेन फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का। तो यहाँ पर अगर डिस्टरबेंस होंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट पर डिस्टरबेंसेस भी होगा, सप्लाई पर डिस्टरबेंसेस भी होगा, और जब सप्लाई पर आफत आ गई तो फिर जो फूड प्राइसेस है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर बढ़ोतरी होगी, और भारत कितना ज्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है आपको पता है, तो अगर 10% इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, तो आप समझ सकते हो जो भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $15 बिलियन से बढ़ जाएगी। $15 बिलियन आप समझ रहे हो? रशिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता है वो लगभग 11-12 बिलियन डॉलर का होता है, जबकि अगर 10% इंक्रीज हो जाएगा क्रूड ऑयल प्राइसेस का तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $15 बिलियन से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्यों भारत की बात कर रहे हैं? बिकॉज यूक्रेन से भारत अप्रोक्स 70% ऑफ इंडिया सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है। 70%, नॉट 17, 70%। तो जाहिर सी बात है एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस लेट्स से कि वेस्टर्न कंट्री लगा रही हैं रशिया के ऊपर, तो इससे हो सकता है कि भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट करता है रशिया से, एज इट इज इंडियाज बिगेस्ट आर्म सप्लायर, तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन भारत के डिफेंस इंपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। तो चाहे एंशिएंट से ले लो, मॉडर्न से ले लो, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हमारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है। तो एज ए पार्ट ऑफ दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने अनाउंस किया है धारा, विच इज एन ऑड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड इसे ऑर्गेनाइज करी गई है जो पार्ट ऑफ साइंस वीक, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि विज्ञान को हर जगह पूजा जाता है। तो इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसमें बेसिकली लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, जिसके तहत जो हमारा पास्ट है, हमारी जो हिस्ट्री है, और उस पास्ट में जो भी अचीवमेंट्स भारत ने की है उसको दिखाया जाएगा, ग्रेट स्कॉलर्स के बारे में बताया जाएगा, उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, या फिर जो लीडर्स हो, सो दैट हमारी जो धरोहर है उसको जीवित रखा जा सके। एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन रही है मैथमेटिक्स के फील्ड में वो हाईलाइट की गई। तो कौन कौन से आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ पर 4-5 नाम दिए गए हैं, और 4-5 नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और आप जोड़ सकते हो, रामानुजन है ना, द ग्रेट मैथमेटिशियन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी भी नाम में आई थी, तो आप जोड़ सकते हो। तो ये बातें हो गई। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपका आर्टिकल नंबर 2 इट विल बी डिस्कस्ड इन, हाँ, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर। वैसे तो इसमें आ जाएगा, लेकिन पर्सनैलिटीज में ये कवर होगा। तो आप देख सकते हो, पहला है आपका सुलभा सूत्राज, ये ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट है। सुलभा सूत्राज ये याद रखना है, 800 BC का ये टेक्स्ट है। एंड ये जो सुलभा सूत्र है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बताया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम
का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? बिसाइड्स गिविंग वेरियस इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशंस टू द सर्च। सर्च बेसिकली मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है, लेकिन आपको ओवरऑल याद ये रखनी है कि 16वां सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम की बात कही गई, उसके यूज की बात कही गई है। एंड दूसरा है आपका पिंगलाज चांद सत्र, है ना, पिंगलाज चांद सशस्त्रा, यानी कि जो पिंगला है उन्होंने ये चांद सशस्त्रा लिखा है 3rd सेंचुरी BC में। और ये जो आपका टेक्स्ट है इट लेज द फाउंडेशन फॉर वेरियस कॉम्बिनेटोरियल टेक्निक्स। एंड फिर आपका आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के बारे में तो जानते ही हो, इन्होंने अपने पुस्तक में कैसे स्क्वायर रूट निकालना है इसके बारे में इन्होंने बताया, क्यूब रूट कैसे निकालना है बेस्ड ऑन द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो आर्यभट्ट ने बताया है। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साइन फंक्शन इन इट्स फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म, तो इनके बारे में बताया है। साथ ही साथ लीनियर इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। ब्रह्मगुप्त, और आप आर्यभट्ट के बारे में 2-3 बात और जानना है कि किस रूलर के समय काल में ये थे, और भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ना। सोलर इक्लिप्स, लोनर इक्लिप्स, ये सब तो आपका एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आ जाता है, लेकिन ये सब कंट्रीब्यूशंस आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स पर्पस के लिए। मैथमेटिक्स में तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा ही है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साइन फंक्शन, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, सो दैट क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आते हैं तो अटेम्प्ट किए जा सके। नेक्स्ट इज योर ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बताया विद जीरो, एंड साथ ही साथ भावना लॉ को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जिसके माध्यम से क्वाड्रेटिक इंटरमीडिएट इक्वेशंस को सॉल्व किए जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने अर्थमेटिक, जियोमेट्री, अलजेब्रा के एवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एंड नेक्स्ट इज योर माधवा। तो माधवा का पीरियड आप देख सकते हो 1340 से 1420, और इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई का वैल्यू आपको ही पता है 22/7 होता है, तो जो इनफाइनाइट सीरीज है पाई का उसको डिस्कवर किया, और इसी को ग्रेगोरी लेबनीज सीरीज भी कहते हैं। साथ ही साथ अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इन्होंने बताया था। साथ ही साथ इन्होंने केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स को पायनियर यानी कि प्रमोट किया। एंड ये जो आपका केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स है, क्रेडिट की गई है इसे विद द जेनेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस इन यूरोप ए फ्यू सेंचुरीज लाटर। ठीक है, तो ये आप कंट्रीब्यूशन याद रख सकते हैं। अलॉन्ग विथ रामानुजन के बारे में भी आप लिख सकते हो अगर मेंस में आएगा, तो बस 5-6 नाम या 4-5 नाम भी आप लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो सुलभा सूत्रा जो हो गया, पिंगलाज का चंद्र शास्त्रा हो गए, एंड आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, फिर माधवा, और एक आप रामानुजन के बारे में भी लिख सकते हो। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी मूवी में बताई भी गई थी। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया, एंड लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, सेंटर टू रिवाइव ASI's अंडर वाटर विंग फॉर एक्सप्लोरेशन। तो बेसिकली जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत एक विंग आती है, यानी कि ASI अंडर वाटर विंग आप कह सकते हो। और इस विंग को या फिर अंडर वाटर विंग को 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन लंबे दशकों तक ये डिसफंक्शनल रहा था बिकॉज एक्सपर्ट्स की कमी थी इस विंग के अंतर्गत। सो अब जाके इसको फिर से रिवाइव की गई है, तो यही न्यूज है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन वो भी देखेंगे। तो सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 विल कवर, हाँ देख सकते हो, स्टेट्यूटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके अंतर्गत आ सकती है। तो सबसे पहली बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही बात कर लेते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, याद रखना है। इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट अंडर
Ministry of Tourism, it is not under Ministry of Information Technology, it comes under Ministry of Culture। और इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1861 में। और 1861 आपको ही पता है द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया था। 1857 का जब रिवोल्ट खत्म हुआ था तो फिर रिफॉर्म्स लाने के लिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाई गई थी। और उसी दौरान ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये क्रिएट हुआ है, प्री इंडिपेंडेंस ये आपका बना हुआ है। और ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व रिसर्च किए जाते हैं, साथ ही साथ जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे देश का फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड साथ ही साथ ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारे देश में उसको रेगुलेट करती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। साथ ही साथ जो एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 है, इसके प्रोविजंस को भी ये देखरेख करती है यानी कि रेगुलेट करती है। और अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इंडिया के पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे एएसआई के 1871 में, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप क्या जानते हो हमें बताना। सो फ्रेंड्स, एएसआई को डिस्कस करने के बाद अब आते हैं कंटेक्स्ट पर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एज पर इट अंडर वाटर विंग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है उसको रिवाइव किया जा रहा है सो दैट एक्सप्लोरेशंस प्रमोट किए जाएं 4 स्टेट में। एक तो आपका द्वारका जो कि गुजरात में है, आपको ही पता है ये द्वारका कहा जाता है कि अंडर वाटर सिटी है, तो इसीलिए एक्सप्लोर किया जाएगा इसे along with several mythological sites। mythological sites यानी कि जो mythological books हैं, holy texts हैं, उनमें कुछ साइट्स की मेंशन की गई हैं तो उन्हें हम mythological sites कहते हैं। तो अन्य जो mythological sites हैं which is present in Kaveri Delta that comes in Tamil Nadu and sites along the coast of Maharashtra and Odisha, तो इन सब का एक्सप्लोरेशंस किया जाएगा। एंड एएसआई ने जो अंडर वाटर विंग है, एक प्रकार से डिपार्टमेंट कह सकते हो, 2001 में इस्टेब्लिश किया था, मैंने आपको बताया। और लंबे समय तक ये डिसफंक्शनल भी रहे थे बिकॉज लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, तो एक तो आपका रेडियोमेट्रिक टेक्निक, ये रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटीज को ढूंढेगा सो दैट ऑब्जेक्ट की एज को हम डिटरमाइन कर सके, ये बातें हैं। एंड जो कोरल्स हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो भी मदद करेंगी इन फाइंडिंग द एज ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड फिर आपका थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग दूसरा टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जो भी मटेरियल्स जिसमें क्रिस्टलाइन मिनरल्स मौजूद होते हैं उसकी डेटिंग की जाएंगी। ठीक है, एंड ये जो आपका टूल है ये यूजफुल होगा सिरेमिक्स में बिकॉज ये डेट ऑफ फायरिंग की, आखिर कब फायरिंग हुई थी, फायरिंग मतलब आग जलना है ना, तो उसके डेट को ये डिटरमाइन कर सकता है एज वेल एज फॉर लावा और इवन सेडिमेंट्स जो कभी एक्सपोज हुए होंगे सब्सटेंशियल सनलाइट में। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कल्चरल एक्सचेंज में ये मदद करेंगे बिकॉज जो भी कल्चर हमारे एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक रहे हैं उसको जब रिवाइव किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नई जानकारी हमें मिलेंगी। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन कल्चरल एक्सचेंज थ्रू हिस्ट्री एंड लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, साथ ही साथ नेशन बिल्डिंग एंड जो हमारी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी उभर कर आएंगी। एंड जो लाइवलीहुड है एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो भी लोकल लेवल पर इम्प्रूव होगी बिकॉज जब भी ये सब इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो पॉसिबल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते ही होते हैं बिकॉज बहुत सारे वर्कर्स को इंगेज किया जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च सब होती हैं तो एडिशनली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं विच ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एट द लोकल लेवल एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए टूरिज्म प्रमोशन।
तो ये बातें हो गई फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सिंपली कहें तो 3D प्रिंटिंग को ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है 3D प्रिंटिंग में कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D में प्रिंट करनी है, यानी कि एक्चुअल में आपको वो प्रिंट करनी है। जैसे आप मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, अब आपको कोई स्क्रीन प्रोड्यूस करना है तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आप वो स्क्रीन प्रोड्यूस कर सकते हो। कोई कप प्रोड्यूस करना है तो वो भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, कैसे ये मॉडल वर्क करती है। तो पहले हमने CAD मॉडल बना लिया, लेट्स से कोई कप हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसका हमने मॉडल बना दिया, उसको फिर हम .stl फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद कितने लेयर उस प्रोडक्ट पर चढ़ाने, 2 लेयर 3 लेयर, वो सब की स्लाइसिंग की जाती है ना, कि भाई साहब इस प्रकार से लेयर आपका बनेगा, तो ये स्लाइसिंग होती है। उसके बाद ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिए जाते हैं और वो इसी प्रोग्राम्ड फाइल के तहत अपना वर्क करता है। अल्टीमेटली वी गेट द 3D ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक है आपका, ठीक है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक के बारे में हमने जाना। इसमें आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट जो भी हम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी मॉडल तैयार कर ली जाती है। उसके बाद सक्सेसिव लेयरिंग होती है मटेरियल्स की। मटेरियल्स हम प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें मेटल का प्रोडक्ट बनाने तो मेटल एज ए मटेरियल यूज करना पड़ेगा। प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट बनाने तो प्लास्टिक से एज ए मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मतलब क्या हुआ, एडिशन हो रहा है, इट इज नॉट सब्सट्रैक्शन। एडिशन हो जा रहे हैं लेयर बाय लेयर और प्रोडक्ट क्रिएट होता जा रहा है। दैट्स व्हाट इज नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने इसी के रेस्पेक्ट में नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलीज की है। तो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस नंबर 4 विल कवर, कहाँ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो जो मैती हैं, ये भारत की जो शेयर है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में उसको 5% तक लेके जाना चाहती है और एक और टारगेट है जिसके तहत $1 बिलियन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूट किया जाए, इसके लिए प्रयासरत है बाय 2025। यानी कि 2 टारगेट, पहला है आपका ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है 5% तक हो जाए कम से कम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेक्टर से यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भारत को मिनिमम $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में तो हो ही हो बाय 2025, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, स्कोप है 3D प्रिंटिंग का, आपको ही पता है। तो इस पर अगर भारत फोकस करता है और अभी टाइम भी है तो भारत एक हब बन सकता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। और साथ ही साथ इंडिया सर्टेन टारगेट्स को भी अचीव करना चाहता है, लाइक 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर मटेरियल, मशीन एंड सॉफ्टवेयर एंड 100 न्यू स्टार्टअप्स लाना चाहता है फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 500 नए प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करने चाहते हैं बाय दिस टेक्नोलॉजी। तो क्या की गोल्स है आपका इस स्ट्रेटजी का, यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का? तो पहली बात तो भारत को ग्लोबल हब के रूप में पहुंचाया जाए फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रमोट किया जाए। दूसरा है आपका क्रिएट एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि भारत की लेट से कोई भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, टूल या फिर डिवाइसेस प्रोड्यूस की गई तो उसका प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है। इसीलिए उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी हम क्या करते हैं, जो भी मशीन सब होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके तहत
इस स्ट्रेटजी के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो डेफिनेटली इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये जो है आपका रॉ मटेरियल सप्लाई चेन को रिप्लेस कर सकता है। कैसे रिप्लेस कर सकता है इसको समझना जरूरी है। अभी क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो जो भी चारों तरफ से रॉ मटेरियल्स है उसको पहले इंडस्ट्री के पास लेके जाना पड़ता है। अभी क्या होगा अगर 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है तो मशीन को ही रॉ मटेरियल के पास लेके चल जाओ, ठीक है। तो अभी क्या है, इंडस्ट्री को तो नहीं उठा के लेके जा सकते ना, लेकिन मशीन्स को तो लेके जा सकते। तो पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल को हमें सप्लाई करना पड़ता था। अभी हो सकता है कि मशीन्स को ही सप्लाई कर दिया जाए और जहां पर डिमांड है वहीं पर प्रोड्यूस की जाए। तो इसीलिए कहा जा रहा है इट में रिप्लेस द रॉ मटेरियल सप्लाई चेन एंड दूसरी सिग्निफिकेंस इट कैन ऑल्सो एलिविएट कार्बन फुटप्रिंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकता है बिकॉज इट विल बी सिस्टमाइज्ड एंड इट कैन ऑल्सो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। एंड तीसरा आपका सिग्निफिकेंस देख सकते हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग, उसमें भी इन्हांसमेंट देखने को मिल सकती है। यानी कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडल में चेंज कर दो तो उस प्रकार के प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स की वैरायटीज भी काफ़ी बढ़ेंगी एंड डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। एंड पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर, पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर कैसे, तो जो ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं उसको कस्टमाइज तरीके से बनाई जा सकती है वाया दस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सो दैट डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट उस हिसाब से दवाइयाँ उन्हें दी जाए। एंड along with it can also transform the military supply chain by reducing the logistic challenges। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है कि भर भर के ट्रक के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं टू द बेस, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक चैलेंजेज होते हैं। हो सकता है वेदर खराब है, वेदर ऑपरेसिव है तो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर लेट्स से कि 3D प्रिंटिंग ही वहाँ स्टेब्लिश कर दी जाए तो आराम से वहीं पर आपका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इन दरभंगा, ये कमीशन होने वाली है बहुत ही जल्द। तो सिलेबस देख लो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सोलर प्लांट के बारे में तो आपने सुना होगा, फ्लोटिंग पावर प्लांट भी आप जानते होंगे। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका रिवर वाटर है ना, वहां पर हमने सोलर प्लेट बिछा दिए तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी वो हो गए फ्लोटिंग पावर प्लांट, ठीक है। तो बिहार को 2 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर जनरेशन यूनिट मिलने वाली है दरभंगा में जो स्टेब्लिश होंगी और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है पीसीसी कल्चर को प्रमोट करना एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, बिकॉज ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी वो सोलर पैनल से ही प्रोड्यूस होंगी। पीसीसी कल्चर बेसिकली फिश फार्मिंग को ही कहते हैं एंड इससे पहले भी भारत ने अपने देश में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को कमीशन किया था। कहाँ पर, एनटीपीसी सिम्हाद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन अगर स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इसके तहत होता क्या है, तो जो फोटोवोल्टेइक पैनल्स हैं या फिर सोलर पैनल जिसको हम बोलते हैं उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा वाटर सरफेस पर और ये कहीं ना कहीं वायबल अल्टरनेटिव होती हैं लैंड बेस्ड सोलर एलेज का। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सोलर पैनल्स लैंड पर इस्टेब्लिश करनी है तो वो जगह छेकती है ना, तो उस जगह का फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन वाटर बॉडीज पर स्प्रेड कर दिया जाए इसे तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होंगी ही होंगी, लेकिन साथ ही साथ लैंड की भी बचत होगी, उस लैंड पर दूसरे फंक्शंस किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लैंड स्पेस की जरूरत नहीं होती है, वाटर बॉडीज पर ही इसको स्प्रेड कर दिए जाते हैं, फिर एनर्जी जनरेट होती रहती है।
तो ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करें बेनिफिट क्या है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का, तो पहली बात तो लैंड स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं होगी, वाटर बॉडीज पर ही इसको स्प्रेड कर दिए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पावर जनरेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, बिकॉज वाटर क्या करती है, सोलर पैनल्स को हमेशा कूल करते रहेंगी, तो जो इफिशियंसी है पैनल्स की वो बनी रहेंगी जब कभी भी सोलर पैनल्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है हीटिंग होने लगती है और इफिशियंसी पर प्रभाव पड़ जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर, जो सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स से क्या होगा कि जो आपका सनरेज है वो एक्सट्रीमली वाटर बॉडीज पर नहीं पड़ेंगी, शेडिंग हो जाएंगी। शेड मतलब छाया जो प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग सोलर पैनल, ये कहीं ना कहीं मदद कर सकती है टू रिड्यूस द ग्रोइंग ऑफ द एल्गी। और आपको पता है एल्गी जब एक्सेसिव ग्रो करने लगती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेम्परेचर, तो अलगल ब्लूम जैसी घटनाएं हो जाती है। और अलगल ब्लूम जो है ये ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है, जिसके कारण अदर बायोडाइवर्सिटी जो उस वाटर बॉडीज में रह रही होती है वो भी डेड होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये वाटर रिसोर्सेस, वाटर क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेड दैट द फ्लोटिंग सोलर पैनल्स प्रोड्यूस इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, बिकॉज ये ब्लूम्स हो जाती हैं, अलगल ब्लूम इंसिडेंट्स आपने सुना भी होगा, तो ये वाटर रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करेगा। एंड रिलेटिवली ओपन वाटर सरफेस कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट द शेड फ्रॉम द ट्रीज माउंटेन्स, तो ये एक और सिग्निफिकेंस है। लिमिटेशंस की बात करें तो देख सकते हो इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, साथ ही साथ वाटर बॉडीज में चूंकि इसको इंस्टॉल किया जाएगा तो डिग्रेडेशन कोरोजन जल्द हो सकती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड सैलिनिटी भी तो रहती है अगर कोस्टल एनवायरनमेंट में इसे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सेफ्टी इश्यूज भी हो गई, बिकॉज फ्लोटिंग सोलर में क्या होगा, वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी है, तो वाटर तो करंट भी कैरी कर सकता है भाई साहब, तो सेफ्टी इश्यू भी आ सकती है। एंड रैकिंग सिस्टम जो होती है उसका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, हाई लोड कैपेसिटी सब होती है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मध्य प्रदेश रोड एजेंसी कट्स सतपुरा पेंच कॉरिडोर। तो जो सतपुरा पेंच कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को श्रिंक करने का प्रयास किया है। कैसे? बिकॉज ये जो मध्य प्रदेश रोड एजेंसी है स्टेट हाईवे 43 बना रही है, तो जो ये रोडवे का एरिया है वो कहीं ना कहीं सतपुरा पेंच कॉरिडोर के कुछ हिस्से को भी कहीं ना कहीं कवर कर रहा है। दैट्स वाई ये जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, यही न्यूज है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ये कवर होगी। तो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉज है उसको बाईपास किया है और जो स्टेट हाईवे 43 है उसको एक्सपेंड किया है एट द कोस्ट ऑफ सतपुरा मेलाघाट पेंच टाइगर कॉरिडोर। कहने का मतलब ये जो स्टेट हाईवे है वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर से गुजर रही है, जिसके कारण ये जो आपका सतपुरा पेंच कॉरिडोर है उसके एरिया में कहीं ना कहीं श्रिंकेज आ सकती है। और इससे पहले वैसे अगर हम बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्होंने रिकमेंड किया था 4 एनिमल अंडर पासेस को क्रिएट करने के लिए, और हर एक पास कम से कम 300 मीटर्स का होना चाहिए था। नॉइज बैरियर्स क्रिएट करने की बात कही गई थी, गाइड वॉल्स, फेंसिंग, मंकी लैडर्स सब क्रिएट करने की बात कही थी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो स्टैंडिंग कमेटी है, इन्होंने भी रिकमेंड की थी मिटिगेशन मेजर्स को इनिशिएट किया जाए। तो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस के क्या स्टेटस है, तो पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की दरकार नहीं है तो उसको कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो नो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, जिसको कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की दरकार या जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन में लोकेटेड है और वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में लिस्टेड है,
तो फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो स्टैंडिंग कमिटी है उससे प्रियर क्लियरेंस लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी ऑफ NBWL इज रिक्वायर्ड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज इन केसेस जहां पर प्रपोज प्रोजेक्ट जो है वो आपका लोकेटेड है कहां पर, विद इन द नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन, एंड वो जो प्रोजेक्ट है वो लिस्टेड है EIA यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। और इतना ही नहीं, NTCA के पास एक्सप्लिसिट पावर है कि वो इंश्योर कर सकते हैं टाइगर रिजर्व एंड कॉरिडोर्स जो भी वन प्रोटेक्टेड एरिया से लिंक्ड है विद द अदर प्रोटेक्टेड एरिया। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया और दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया दोनों को जोड़ने का काम करता है ये कॉरिडोर, सो दैट इजीली मूव कर सके कोई भी अगर टाइगर्स हो आसानी से। तो ये बात है। तो NTCA को एक्सप्लिसिट पावर है टू इंश्योर कि जो टाइगर रिजर्व से कॉरिडोर है विच लिंक्स द वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अनदर वो डाइवर्ट ना हो या फिर इसका इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूजेज ना हो, एक्सेप्ट कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात जब आए, एंड अगर इवन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर यूज करना है कॉरिडोर को तो फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी NBWL से, NTCA से। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं या फिर लाए जाते हैं इवन इन द कॉरिडोर एरियाज तो उसका क्या इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पर हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट की ही बात कर लो तो जो रोड्स है, डैम्स है या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकता है नॉइज क्रिएट करे। अब जैसे रोड ही इंटर कर रही है सतपुरा पेंच कॉरिडोर में तो नॉइज पोल्यूशन तो क्रिएट हो सकती है ना, इवन एयर वाटर पोल्यूशन। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस बढ़ सकती हैं, तो जो आपके वाइल्ड लाइफ है वो हो सकते प्रभावित हो जाए। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस, बिकॉज जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाएंगे तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल एरिया है उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस भी हो सकती है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ये भी हो सकती है और ये होती रहती हैं। एंड ऑल्सो जो माइग्रेशन रूट्स है वो हॉल्ट हो सकती है एनिमल्स की इन देयर ट्रैक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एरिया था और यहाँ से ये पूरा एरिया पहले कोई टाइगर इकोसिस्टम था, अब बीच से अगर कोई रोड लाया गया, रेलवे लाया गया तो ये जो आपका हैबिटेट है वो तो आपका डिवाइडेड हो गई ना, तो जो माइग्रेशन रूट्स है वो भी हॉल्ट हो जाएंगी। तो ये बातें होती है। सो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। आज आर्टिकल लंबे हो गए बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।